स्टूडेंट सपोज़ हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये आपके पास अदर एक्सट्रीम पोजीशन है दिस वन। ये मैंने दो एक्सट्रीम पोजीशन आपके सामने शो कर दी हैं और ऑसिलेटर की इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के यहाँ पे दरमियान में ये मीन पोजीशन है। अब स्टूडेंट आपको मैंने कुछ कैलकुलेशन करके देनी है जिसको आइंदा से आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है ताकि वो किसी भी क्वेश्चन में अगर बात यूज़ हो तो हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े, हमारा टाइम सेव हो जाए। इस वीडियो लेक्चर में तो आपको एक दफ़ा उसको सुनने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों की जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एक ऑसिलेटर जब मीन पे है, मीन का मतलब है x इज़ इक्वल टू 0 पे है, तो जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा मीन से एक्सट्रीम पे, यानी x इज़ इक्वल टू एक्स नोट पे, तो कितना टाइम लेगा। यानी आज हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तीन केसेस हैं जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट केस है कि आपका जो ऑसिलेटर है वो कहाँ से मूव किया है, मीन से टू द एक्सट्रीम, तो कितना टाइम लेगा। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, या साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन ओमेगा टी, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट देखें, जब आप कह रहे हैं बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे मूव की है, मीन टू एक्सट्रीम, तो उसने कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कवर डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स नोट। तो यहाँ पर आप क्या कर दें, उसका जो बॉडी एक्सट्रीम पे पहुँचेगी तो उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स नोट। यहाँ पर आपने पुट कर दिया। अब देखते हैं कि टाइम उसको कितना लगा है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ से आप लोगों के पास जो है साइन थीटा लिख लें या ओमेगा टी लिख लें, ये लिखा जाएगा। और ये एक्स नोट से कैंसिल, यहाँ इधर आके डिवाइड कर लें, आप लोग समझें। तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये इधर आके साइन को साइन इन्वर्स कर दें, तो साइन इन्वर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। और स्टूडेंट ये जो आपके पास टाइम है, चले मैं इस टाइम को T1 कह देता हूँ, मैंने 3 केस डिस्कस करने हैं। तो साइन इन्वर्स ऑफ 1, साइन 1 किस एंगल पे है, 90 मतलब π/2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं π/2, और ओमेगा होता है 2πf या 2π/t लिख लें इसको। तो यहाँ से आपका ये T1, अब ये पाई से कैंसिल, तो क्या ये t इधर आ गया और ये 2 इधर डिवाइड, तो इसका मतलब है ये जो टाइम लगेगा, ये टाइम होगा आपके पास T/4। तो स्टूडेंट आप लोगों ने आइंदा से याद रखना है कि मीन से एक्सट्रीम जाने में ऑसिलेटर कितना टाइम लेता है। मीन से एक्सट्रीम जाने में जो ऑसिलेटर ने टाइम लेना है वो यहाँ लिख देता हूँ। ये जो टाइम इसने लेना है मीन टू एक्सट्रीम जाने में, इसको मैंने T1 कहा हुआ है, और ये टाइम लेता है T/4। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ऑसिलेटर मीन से स्टार्ट करता है मूवमेंट और ये मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम पे पहुँचता है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम से मुराद है कि इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिड का मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब इस केस में आपने देखना है कि कितना टाइम लगेगा इसको इस पोजीशन x इज़ इक्वल टू 0 से इस पोजीशन x इज़ इक्वल टू x0/2 तक पहुँचने में। तो स्टूडेंट अगेन, जब वो मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम पे होगा तो उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, x0/2। तो आप क्या कर दें, इस इक्वेशन में x0/2 पुट कर दें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और ये आएगा x0 साइन ओमेगा टी, और इस टाइम को मैं T2 कह रहा हूँ। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये आपके पास x0 से गया और साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, यहाँ पर T2 हमने कहा हुआ है। तो स्टूडेंट साइन इन्वर्स ऑफ 1/2, साइन 1/2 30 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं π/6, तो ये π/6 लिख लें, और इसको 2π/t, ये ओमेगा जो है आपके पास 2πf या 2π/t, तो ये T2 आपने कैलकुलेट कर लेना है। पाई से कैंसिल, तो कितना आया है T/12। तो इसका मतलब है आपके पास जो टाइम है ये लगेगा T/12। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि ऐसा नहीं है कि टोटल टाइम अगर T/4 लगना है तो हाफ टाइम यहाँ और हाफ टाइम यहाँ कंज्यूम हो, ये हाफ नहीं है T/4 का।
अगर t/4 का हाफ करते तो वो आपके पास t/8 आना था, लेकिन इसका मतलब ये जो टाइम है, ये टाइम उसने कितना लिया है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में ये टाइम उसने लिया है स्टूडेंट आपके पास t/12। अब देखें लास्ट एक सिचुएशन है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये टाइम कैलकुलेट करना है जब आपके पास ये ऑसिलेटर यहाँ मिड ऑफ द मीन से एक्सट्रीम तक मूव करता है, यानी इसका मतलब हम केस 3 ये डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हेन ऑसिलेटर मूव फ्रॉम मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम टू द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी ये बात हम देख रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स नोट बाई टू, मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम से मूव करना है और कहाँ तक जाना है, मूव करना है टू द एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर टाइम कितना कंज्यूम करेगा। अब दोबारा कैलकुलेशन में नहीं हम जा रहे, हम लोगों ने करना ये है, यहाँ से यहाँ तक मीन से एक्सट्रीम तक का जो टोटल टाइम है वो t/4 है, और अगर टोटल t/4 है उसमें से कितना कंज्यूम कर चुका है, वो कंज्यूम कर चुका है t/12 इस हिस्से में, तो बाकी जो टाइम लगेगा वो इसी हिस्से को कवर करने में लगेगा। तो इसका मतलब ये जो टाइम आपने कैलकुलेट करना है जिसको मैं t3 कह रहा हूँ, ये कैसे आएगा, आप कहेंगे टोटल मीन से एक्सट्रीम जाने में टाइम t/4, उसमें से जो कंज्यूम्ड टाइम है, जो वो कंज्यूम कर चुका है मीन से मिड ऑफ एक्सट्रीम तक आने में, t/12 वो इसमें से माइनस कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि रिमेनिंग टाइम जो है वो कितना होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो स्टूडेंट ये 12 यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3t माइनस टी, तो आंसर आ जाएगा 2t/12 विच इज़ t/6। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टाइम आया है, तो इक्वल जो है वो आपने डिस्टेंस कवर करने में इक्वल टाइम देखा कि नहीं है। तो स्टूडेंट यही बात है, क्योंकि ये आपके पास जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इक्वल टाइम लेता। यहाँ पर टाइम आपके पास कम लगा है और यहाँ टाइम क्या है, वो उतना ही डिस्टेंस है, x0/2 ये डिस्टेंस है और x0/2 ये डिस्टेंस है, लेकिन जो टाइम t3 आया है ये आपके पास क्या है, t/6, ये ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द t/12। तो स्टूडेंट क्या पता लगा है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है कि आपके पास ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव असल में नहीं कर रहा, वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे बॉडी एक्सट्रीम के करीब जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये इस हिस्से के मुकाबले में इस हिस्से में मोशन स्लो है, और जहाँ मोशन स्लो होगी वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपके पास केस 3 में टाइम आया है t3 जो है ये ग्रेटर आया है एज़ कम्पेयर टू द t2। तो स्टूडेंट बहरहाल ये सारी कैलकुलेशन भूल के आपने ये 3 टाइम याद रखने हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्विक सॉल्व हो जाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मीन से एक्सट्रीम टाइम t/4, मीन से मिड ऑफ द एक्सट्रीम टाइम t/12, और मिड ऑफ द मीन से एक्सट्रीम का टाइम, या ये कह लें एक्सट्रीम से मिड ऑफ द मीन का टाइम, बात वही है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कहें तो टाइम t/6। तो स्टूडेंट ये डायग्राम आपने याद रखनी है, ये आपको जस्ट 1 टाइम सुनने के बाद हमेशा के लिए याद रहना चाहिए है ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व ना करना पड़े। तो स्टूडेंट याद रहना
चाहिए है ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व ना करना पड़े। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ करेक्ट ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट देखें, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी। तो स्टूडेंट ये आपको लेक्चर में भी समझाया कि ये आपके पास होगा इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पर के आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यहाँ आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए हैं, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं। और लेकिन ऑपोजिट साइन की वजह से ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब है जो ग्राफ है ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास अल्फ़ा जो है वो राइट चॉइस है। स्टूडेंट इसके साथ आपको बताता चलूँ, अगर आपको कहा जाता कि रीस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ बताएं विद द डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी यही आना था। आप यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लिख लें, क्योंकि न्यूटन लॉ याद है, फोर्स की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो आपके पास एक और इसका मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया है। और अगर कहा जाए कि एक्सेलरेशन का ग्राफ देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपको पता है मीन से अगर मोशन स्टार्ट हो तो आपके पास इन्वर्टेड साइन कर्व है। और जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ है वो अगर मीन से मोशन स्टार्ट हुई है तो वो आपके पास साइनोसाइडल ग्राफ बनता है, और अगर एक्सट्रीम से हो तो कोसाइन कर्व बनती हैं। बहरहाल तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर था एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन आपके पास इसका हमने डिस्कस कर लिया है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट पॉइंट पी, द ग्राफ शो द वेरिएशन विद द टाइम टी ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना चुके हैं लेक्चर में वो साइनोसाइडल था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ये आपके पास कोसाइन कर्व है और नेगेटिव से स्टार्ट हुई है। बहरहाल आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जैसा होता है उसका इन्वर्टेड ग्राफ जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन का आना है। तो आपने जस्ट इस ग्राफ का क्या करना है, इन्वर्टेड ग्राफ ढूंढना है। यानी ये ग्राफ जो आपके पास बना हुआ है इसकी शेप यूँ है, यानी ये आपके पास यूँ आपके पास ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को बनाएं तो स्टूडेंट इसको इन्वर्ट करके बना दें तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा यही आपके इन्वर्टेड, यानी नेगेटिव की बजाय कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पॉजिटिव से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के इन्वर्टेड बनना होता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो ऑप्शन बनेगा तो वो आप इसका इन्वर्टेड ग्राफ ढूंढेंगे, जो आपके पास कौन सा है, चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट वो जो आपके पास बीटा में ग्राफ शो रहा है वो कब था आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो साइन कर्व होती, तो फिर इन्वर्टेड साइन कर्व बीटा आना था। वो तब है जब मोशन स्टार्ट हो फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो आंसर आया है इस ग्राफ का इन्वर्टेड ढूंढना था, तो वो आपके पास सी जो है वो राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो चीज़ है जो आप लोगों को मैंने कहा था कि एक दफ़ा तो लेक्चर सुन लें, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि मीन से एक्सट्रीम का टाइम कितना है, मीन से मिड ऑफ एक्सट्रीम का टाइम कितना है, मिड ऑफ द मीन से एक्सट्रीम का टाइम कितना है। तो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट जो आपने पहले से मेमोराइज़ किया है उसी की बुनियाद पे आंसर देंगे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द टाइम पीरियड टी, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी ये पूछा है मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 से कहाँ जाना है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2। तो स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है किस इक्वेशन से, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा से। वहाँ पर x की जगह आपने x नॉट बाई 2 पुट करना है, तो आपके पास जो टाइम है वो कैलकुलेट हो जाता है। और वैसे आपको कहा था जुबानी याद रखना है, मीन से मिड ऑफ द एक्सट्रीम तक जाने का ये जो टाइम है ये आपके पास स्टूडेंट कितना है, t/12 टाइम लगता है। और अगर कहे कि मिड ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक जाना है फिर t/6, और अगर मीन से एक्सट्रीम कहे फिर t/4, तो वो बाकी सारे आपको याद होने चाहिए हैं। और t/2 क्या है, वो हाफ ऑसिलेशन का टाइम है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने तमाम टाइम का आंसर खुद से देना है कि कौन सा टाइम कितनी मोशन में कंज्यूम होना है। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो t/12 था।
नेक्स्ट चलते हैं और आपके पास है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन एज 10 सेकेंड विच इक्वेशन रिलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट आप इसमें लिख सकते हैं माइनस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और टाइम पीरियड यहाँ पर ये ओमेगा की जगह लिख रहे हैं 2 पाई बाई टी और टी उसने आपको दिया हुआ है टी कितना है स्टूडेंट आपके पास जो टी उसने प्रोवाइड किया है टाइम पीरियड इज़ 10 सेकेंड। तो ये माइनस 2 पाई बाई 10 यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दिस वन इज़ द आंसर। आंसर आपके पास है इसका बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 0.25 साइन ऑफ 200 टी। तो स्टूडेंट आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें और कंपैरिजन आपको याद होगा। ये आपके पास है असल में स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट इसका मतलब है यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो 0.25 है और जो ओमेगा टी है वो यहाँ पर 200 टी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमें ओमेगा मिल गया और ये हमें क्या मिल गया एक्स नॉट। तो स्टूडेंट जो वेलोसिटी इक्वेशन है अगर आपको याद हो वेलोसिटी मैक्सिमम की जो इक्वेशन है वी नॉट जिसको मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं वो है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा आपने फाइंड कर लिया इस इक्वेशन से जो कि 200 है और स्टूडेंट एक्स नॉट जो है वो आपके पास क्या है 0.25 ये आपके पास है 0.25। तो अब स्टूडेंट आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और लेकिन ये आंसर जो आएगा आपके पास वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि इस इक्वेशन के आगे लिखा हुआ है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये सेंटीमीटर में है बहरहाल टाइम सेकंड में है तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब ये आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सपोज तो ये आपके पास 25 और फिर 2 से करें तो 50। तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड इज़ द आंसर। सेंटीमीटर इसलिए कि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट जो है ये सेंटीमीटर में है। तो आंसर आपके पास है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ 16 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर देन टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर विल बी। तो स्टूडेंट देखें दो चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम आपके पास एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन आपको लेक्चर से याद है जो जनरल इक्वेशन थी स्पीड की ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो मीन पे होती है और मैक्सिमम जो आपके पास है वो मैक्सिमम स्पीड है ओमेगा एक्स नॉट और एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम की बात है तो ये एक्सट्रीम पे है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। स्टूडेंट उसने जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो ये मैक्सिमम स्पीड दी हुई है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड और जो मैक्सिमम आपके पास एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है वो 64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप लोगों ने फाइंड के करना है टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट पहली चीज़ तो ये है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमें एम्पलीट्यूड की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या करें यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू देखें वो क्या आएगी एक्स नोट की वैल्यू वी ओवर ओमेगा। तो ऐसा करेंगे यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट ए मैक्सिमम जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इस एक्स नोट की आप वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ से वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट ये स्क्वायर इस ओमेगा से कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास रिलेशन बन जाएगा वो ये आएगा ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू ओमेगा वी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट वैसे भी आप लोग ये रिलेशन याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी और जनरल भी याद रखें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑसिलेटर में ये रिलेशन बन गया है आपके पास। अब वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो वैल्यू आप पुट कर लें ये है 64 और सेंटीमीटर यहाँ पर है सेंटीमीटर इस साइड पे भी है तो कैंसिल हो जाएगा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए ये 64 ही लिखा मैंने। ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 2 पाई बाई टी और वी मैक्सिमम जो है वो उसने प्रोवाइड किया है 16 सेंटीमीटर है इधर भी सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट आप इसको जरा के डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या बनेगा या आप इसको इधर ले आएँ क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई 64 ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लिया और ये 16। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये आएगा 4
फिर 2/4 करेंगे तो 1/2 मतलब आंसर इज़ पाई/2, और पाई आपको पता है वो 3.14 है। तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ये 3.14 को आप डिवाइड करने जा रहे हैं 2 के ऊपर, तो इसका मतलब है 1.57 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है 1.5 सेकेंड इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटर। इसी तरह से इसी क्वेश्चन से आपसे ये भी पूछा जा सकता था व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो वो आपने जस्ट क्या करना था, इसको इधर डिवाइड करना था, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जानी थी आपके पास 4 जो कि रेडियन पर सेकेंड में। इसी तरह से आपसे लीनियर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती थी। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बहरहाल जो उसने पूछा है उसको हमने कैलकुलेट किया है ताकि एक रिलेशन भी आपको याद रहे। तो स्टूडेंट आंसर इसका सी जो है वो राइट चॉइस है। डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना चुके हैं लेक्चर में वो साइनोसाइडल था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ये आपके पास कोसाइन कर्व है और नेगेटिव से स्टार्ट हुई है। बहरहाल आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो वो आपके पास साइनोसाइडल ग्राफ बनता है, और अगर एक्सट्रीम से हो तो कोसाइन कर्व बनता है। टाइम टी ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना चुके हैं लेक्चर में वो साइनोसाइडल था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ये आपके पास कोसाइन कर्व है और नेगेटिव से स्टार्ट हुई है। बहरहाल आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जैसा होता है उसका इन्वर्टेड ग्राफ जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन का आना है। तो आपने जस्ट इस ग्राफ का क्या करना है, इन्वर्टेड ग्राफ ढूंढ। ये ग्राफ जो आपके पास बना हुआ है इसकी शेप यूँ है, यानी ये आपके पास यूँ आपके पास ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को बनाएं तो स्टूडेंट इसको इन्वर्ट करके बना दें तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा यही आपके इन्वर्टेड, यानी नेगेटिव की बजाय कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पॉजिटिव से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के इन्वर्टेड बनना होता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो ऑप्शन बनेगा तो वो आप इसका इन्वर्टेड ग्राफ ढूंढेंगे, जो आपके पास कौन सा है, चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन है।
तो स्टूडेंट वो जो आपके पास बीटा में ग्राफ शो रहा है वो कब था आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो साइन कर्व होती, तो फिर इन्वर्टेड साइन कर्व बीटा आना था। वो तब है जब मोशन स्टार्ट हो फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो आंसर आया है इस ग्राफ का इन्वर्टेड ढूंढना था, तो वो आपके पास सी जो है वो राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो चीज़ है जो आप लोगों को मैंने कहा था कि